हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन नर्सिंग पीठ। आप देख रहे हैं नर्सिंग पीठ का विश्वास सीरीज। हम पढ़े हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वो हमने देखा था लीगल एंड एथिकल इश्यूज के बारे में, है ना। और हमने मेजरली लीगल इश्यूज को कल प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, है ना, कवर कर लिया था। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसने हमारी नर्सिंग को अपनी वैल्यूज से बांध के रखा है ना। हमारे जो प्रोफेशन है उसको एक वैल्यू से बांध के रखा है ना। तो चलिए इसको एक थोड़ी सी स्टोरी से शुरू करते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि आपकी जो पोस्टिंग हुई है, ठीक है, आपकी जो पोस्टिंग हुई है वो हुई है आईसीयू में, ठीक है, और आपकी इवनिंग शिफ्ट लगा दी है और आपको 2 से 8 की बजे 2 से 8 आपका टाइमिंग है, ठीक है, 6 घंटे का आपको उसमें आना है, ठीक है। तो देखो, डॉक्टर ने आपको बोला कि आप ना एक काम करिए कि एक पेशेंट का एबीजी निकाल के ले आइए, ठीक है, एक पेशेंट का एबीजी निकाल के ले आइए, ठीक है। और आप गए, आपने एबीजी उनको दे दिया और करीब 7:50 पे, ठीक है, वो एबीजी आ गया, ठीक है, एबीजी का वो पूरा पेपर आ गया, है ना। तो उस पेपर में जो भी कंडीशन थी, पीएच, पीओ2, ठीक है, पीसीओ2, वो सब लिखी हुई थी, है ना, उस पेशेंट की। और ठीक 7:55 में डॉक्टर ने आपको बोला कि हमें इस पेशेंट को इंट्यूबेट करने का रिक्वायरमेंट है, वी नीड टू इंट्यूबेट दिस पेशेंट, है ना। तो ये तो बहुत क्या कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि बस 5 मिनट बचे हैं आपकी ड्यूटी ओवर होने के लिए, और पेशेंट और जो डॉक्टर है वो ये बोल रहा है कि अब हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करने की जरूरत है, आवश्यकता है ना। तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या सोचोगे कि क्या यार, ये क्या डॉक्टर है, बताओ 5 मिनट बचे हैं मेरी ड्यूटी के, है ना, मेरे को जाने दो भाई घर, है ना। अभी फिर से पूरा इंट्यूबेशन की ट्रॉली रेडी करो, ईटी रेडी करो, ठीक है, ये सब कुछ रेडी करो और फिर से पेशेंट को इंट्यूबेट कर दो, और पूरे उसमें तो आधे घंटे हमारे वेस्ट हो जाएंगे, है ना। मुझे पता है आप सब ये सब चीजें नहीं सोच रहे होंगे, है ना। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम, भले ही भले ही आधा घंटा हो जाए या फिर 1 घंटा हो जाए, हम उस पेशेंट को इंट्यूबेट करके ही जाएंगे, है ना, है ना। आप यही सोच रहे होगे, मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होगे कि हम उस पेशेंट को इंट्यूबेट करके ही जाएंगे, है ना। तो क्लास, ये जो आपके पास थिंकिंग आई, है ना, जबकि आपके पास ड्यूटी की टाइमिंग आपकी पूरी हो चुकी थी, आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचा था, और जो नेक्स्ट जो मतलब टीम थी वो क्या कहते हैं, ओवर लेने आ रही थी, है ना। बट उसके बावजूद भी आप वहां पर रुके रहे और आपने पूरा जो इंट्यूबेशन का सामान है उसको रेडी किया, पेशेंट को इंट्यूबेट किया, ठीक है, ये सब चीजें की। तो ये सब चीजें क्या शो करती हैं? ये सब चीजें हमें शो करती हैं हमारे एथिक्स को, ठीक है। क्या शो करती हैं ये सब चीजें? एथिक्स को शो करती हैं। तो जी हाँ, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? एथिक्स के ही बारे में है ना, एथिकल प्रिंसिपल्स के ही बारे में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है, वी नीड टू नो कि भाई एथिक्स जो है वो होता क्या है, एग्जैक्टली में व्हाट इज एथिक्स, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। ये क्या है? एक फिलोसफी की एक ब्रांच है, ठीक है, फिलोसफी की एक ब्रांच है जिसमें क्या है, जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई कौन सी चीज राइट है और कौन सी चीजें रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी जो भी आपके पास नॉलेज आई, हमारे पास क्या नॉलेज आई थी? हमारे पास नॉलेज आई थी एबीजी पेपर की, है ना। एंड नॉट ओनली बेसिस ऑफ ओपिनियंस, यानी ओपिनियन के बेसिस में नहीं। अब देखिए उसमें से बहुत सारे जो नर्सिंग स्टाफ होंगे, ठीक है, वो ये सोच रहे होंगे, है ना, आपकी जगह पे कि अभी क्या जरूरत है, ठीक है, इंट्यूबेट करने की, आधे घंटे के बाद हो जाएगा पेशेंट इंट्यूबेट, है ना, ठीक है। तो
इसमें पूरी डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि ये एक फिलॉसफी की ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि भाई कौन सा एक्ट सही है और कौन सा एक्ट गलत है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी जो भी हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, ना कि औरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन। देखिए ओपिनियन क्या होता है, लोगों का चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हमें किस चीज पे पूरा अडीक रहना है, हमें इस चीज पे पूरा अडीक रहना है कि हमारी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है हमें उसी को फॉलो करना है, ठीक है, और वही हमें बताएगा कि हमें किस डायरेक्शन पे जाना है, कौन सी डायरेक्शन सही है और कौन सी डायरेक्शन गलत है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम इसके फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, शुरू करते हैं हम इसके फर्स्ट प्रिंसिपल से। पहला प्रिंसिपल ये बोलता है ऑटोनॉमी का। क्या बोल रहा है? राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन बिलीफ एंड वैल्यूज। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं आज, ठीक है। तो देखिए ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है, ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और जो हमारा वर्ड है नॉमी, ठीक है, नॉमी, वो आया है नॉमस वर्ड से। किससे आया है? नॉमस वर्ड से, जिसका मतलब होता है रूल, रूल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सेल्फ रूल, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ रूल, सेल्फ रूल। ऑटोनॉमी का पूरा मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका सिंपल सा एक मतलब है कि अगर पेशेंट को ये लग रहा है, ठीक है, अगर पेशेंट को ये बिलीफ है, ठीक है, कि ये मेडिसिन मुझे काम नहीं करेगी, या फिर ये सर्जरी मेरे लिए नहीं है, या फिर ये ट्रीटमेंट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो उस टाइम पे ही रिफ्यूज कर सकता है। उसके पास ये ऑटोनॉमी है ना, उसके पास क्या है? वो ऑटोनॉमी है, और वो उस ट्रीटमेंट को, उस सर्जरी को रिफ्यूज कर सकता है, और आपको ही और आपको भी बड़े ही रिस्पेक्ट से, ठीक है, और बहुत ही रिस्पेक्ट से उसको समझाना है कि ठीक है, आप फिलहाल के लिए ये सब चीजें सोच सकते हैं, लेकिन जो भी आपका डिसीजन होगा हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता सकते हैं कि भाई जो भी ये आपको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये आपके ही बेनिफिशियल के लिए है, ठीक है। तो बहुत ही टैक्टिक्स के साथ आपको पेशेंट को उस वक्त डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमी का बेसिकली मतलब क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो उस चीज को डिनाई कर सकता है, ठीक है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? डिनाई कर सकता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए इसमें लिखा हुआ है right to make their own decision based on their own beliefs and values. A person has right to refuse medications, treatment, surgery or any other medical intervention. यानी हमारा जो पेशेंट है, हमारा जो मरीज है, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो किसी भी टाइप की जो भी सर्जरी होगी, ठीक है, जो भी हम उसको सर्जरी करेंगे, जो भी हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर जो भी हम उसको मेडिकेशन दे रहे हैं, वो क्या करे? उसको रिफ्यूज कर दे, ठीक है, वो क्या करे? उसको रिफ्यूज कर दे, ठीक है। और आपको भी क्या करना है? आपको भी पेशेंट का साथ देना है ना, आपको भी क्या करना है? पेशेंट का साथ देना है, उस वक्त उससे लड़ना नहीं है आपने, है ना, राइट। तो ये चीज करनी है। फिर क्या लिखा है? इफ अ पेशेंट चूज नॉट टू रिसीव अ ट्रीटमेंट दैट कुड पोटेंशियली प्रोवाइड बेनिफिट, द नर्स मस्ट रिस्पेक्ट द चॉइस। यानी पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है वो उसकी चॉइस है, नहीं ले रहा है वो उसकी चॉइस है, और हमें हर कंडीशन में हमें क्या करना है? पेशेंट को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेनिफिशियंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि हम ऐसा काम करेंगे जो पेशेंट के बेनिफिट के लिए होगा एकदम, ठीक है। हम एक ऐसा काम करेंगे, जो भी हम काम करेंगे हॉस्पिटल सेटिंग्स में, वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है, बोल सकते हैं बेनिफिट ऑफ पेशेंट।
ठीक है। बेनिफिट ऑफ पेशेंट यानी एक ऐसा काम करना, ऐसी नर्सिंग केयर देना, ठीक है, मेडिकेशन देना जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिट साबित हो, ठीक है, बेनिफिशियल हो, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियंट। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ड्यूटी टू डू गुड फॉर अदर्स। क्या लिखा है? ड्यूटी टू डू गुड फॉर अदर्स एंड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड हार्म, रिफ्रेन फ्रॉम मैल ट्रीटमेंट, मिनिमाइज हार्म एंड प्रमोट गुड। क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये हमारी एक ड्यूटी है कि जो भी मरीज हमको दिया गया है, जो भी मरीज हमको दिया गया है, हम उसके लिए बेनिफिट वाला काम करें, है ना। जो भी हम उसको सेवा दे रहे हैं उससे क्या हो, उसको बेनिफिट हो, और क्या हो, रिफ्रेन फ्रॉम माल ट्रीटमेंट, यानी उसको गलत रूप से उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है ना, गलत वे से उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, और मिनिमाइज हार्म, जितना हार्म हम मिनिमाइज कर सकते हैं हमको उतना मिनिमाइज करते हुए चलना है। एंड क्या है? प्रमोट द गुड, मतलब ओवरऑल जो हमारी हेल्थ केयर होनी चाहिए, जो हमारी सर्विसेज होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी इसमें, कि आप मान लीजिए कि आप आईसीयू में पोस्टेड हैं। ठीक है। आप आईसीयू में पोस्टेड हैं और आपके पास एक पेशेंट आया जो कि इंट्यूबेटेड है और उससे वीजिंग का साउंड आ रहा है। ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि वीजिंग का साउंड आ रहा है। ठीक है। ऑल्दो पेशेंट इज फाइन, लेकिन उससे क्या हो रहा है, वीजिंग का साउंड आ रहा है। ठीक है, उस पेशेंट से। तो आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आपकी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये होगी कि मैं इस पेशेंट को हर 1 घंटे में नेबुलाइज करूं। ठीक है। क्या करूं? नेबुलाइजेशन दूं। राइट। तो इससे क्या होगा, नेबुलाइजेशन से क्या होगा, जो उसकी वीजिंग होगी पेशेंट की वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, है ना। वीजिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने यहाँ बेसिकली क्या किया, आपने यहाँ बेसिकली पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम किया, है ना। इसको हम बोलते हैं बेनिफिशियंट। अच्छा, एक और पेशेंट आ गया सपोज, ठीक है, और एक ऐसी कंडीशन है जहां पर पेशेंट जो है उसको बेड सोर हो रहा है। ठीक है। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप बोलोगे कि मैम हम हर 2 आवरली उस पेशेंट का पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है। हम 2 आवरली क्या करेंगे, उसका पोजीशन चेंज करेंगे ताकि उसको और ज्यादा बेड सोर्स ना हो, है ना। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट बेड से गिर जाता है ना। बहुत सारे आपने केसेस में देखा होगा। ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज हम क्या करते हैं, साइड रेल्स लगा देते हैं। ठीक है। ठीक है, साइड रेल्स लगा देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बेनिफिशियंस में क्या होता है, इसमें बेसिकली ये चीज है कि भाई आपको जो कुछ भी काम करना है, जो कुछ भी हेल्थ सर्विसेज आप मतलब हॉस्पिटल में हैं और आप पेशेंट को दे रहे हैं, वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट को उससे हार्म हो जाए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है जो थर्ड हमारा है वो है जस्टिस। क्या बोल रहा है? जस्टिस। ठीक है। जस्टिस या फिर फेयरनेस। ठीक है। ये आपकी कोई फेयरनेस वाली क्रीम नहीं है ना, वीको टर्मरिक, फेयर एंड लवली, वो कोई ऐसी फेयरनेस वाली क्रीम नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हमें हमें पेशेंट को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड केयर। यानी इसमें बोल रहा है कि जो भी हम पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड हम क्या कहते हैं, हम उसको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी जेंडर के बेसिस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस में नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी भी रिलीजियस स्टेटस के बेसिस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी को भी नर्सिंग केयर दे रहे हैं, ठीक है, जब भी आप पेशेंट को नर्सिंग केयर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो नर्सिंग केयर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है। क्या होना चाहिए उसमें, इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर के बेसिस में, या फिर सोसाइटी
सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस में या फिर रिलीजन के बेसिस में, है ना, आपको उनको डिस्टिंग्विश नहीं करना है, ठीक है, उसमें अंतर नहीं डालना है। जैसे बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जो कि काफी पुअर होते हैं, है ना, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से अच्छे होते हैं, है ना, ठीक है, उनका बैकग्राउंड काफी अच्छा होता है, काफी रिच होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप नर्सिंग केयर दे रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस ठीक है उन पेशेंट्स को, तो उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए कि भाई वो जो रिच वाला मतलब आया है पेशेंट हमारा, उसको तो हम बहुत अच्छे से सब कुछ बता देंगे, ठीक है, नर्सिंग केयर दे देंगे, ट्रीटमेंट दे देंगे, लेकिन जो हमारा थोड़ा सा पुअर टाइप का पेशेंट आया है उसके साथ हम ऐसा कर देंगे, ठीक है, उसको ऐसे भगा देंगे मेडिसिन देकर, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमारे पास दोनों पेशेंट हैं और दोनों ही इक्वल हैं, और किसी भी जेंडर के बेसिस में या फिर सोशल या इकोनॉमिक बेसिस में या फिर किसी भी रिलीजियस स्टेटस के बेसिस में, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इन सब स्टेटस की बेसिस में हमें पेशेंट को क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश नहीं करना है, ठीक है, उसमें अंतर पैदा नहीं करना है, हमें सबको समान देखना है और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो जस्टिस ये बोलता है। अब फोर्थ आ गए, फोर्थ क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है पेशेंट से रिलेटेड, है ना, वो आप सिक्योर करके रखो, ठीक है, उसकी पूरी सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर लिखा है द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट्स पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमारा पेशेंट है, ठीक है, जो भी हमारा पेशेंट है उसकी जो भी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी उसकी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसको आपको किसी के सामने रिवील नहीं करना है, राइट, क्या नहीं करना है, रिवील नहीं करना है। इट शुड नॉट बी अ टॉपिक ऑफ योर गॉसिप, ये आपके गॉसिप का कोई टॉपिक नहीं है। हॉस्पिटल में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है पेशेंट के प्रति, ठीक है, पेशेंट से रिलेटेड, वो जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही सेंसिटिव सी इंफॉर्मेशन है एक, ठीक है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप मान के चलिए कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वो जो सेंसिटिव सी इंफॉर्मेशन है इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर गॉसिप, कि अगर पेशेंट ने आपको कोई चीज बताई है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं बताती हूँ कि आप एक पेशेंट को देख रहे हैं, राइट, और उस पेशेंट को उस पेशेंट के साथ फिजिकल वायलेंस हुआ है, ठीक है, आपने देखा और आपने पूछा कि ये सब चीजें क्या हो गई आपको, है ना, और उसने बताया कि मैम मेरे साथ ना फिजिकल वायलेंस हो रहा है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपको आपके और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि ठीक है मैं अपने साथ वालों को बता देता हूँ, ठीक है, उनके लिए एक गॉसिप हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है पेशेंट से, ठीक है, उनसे और उनके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर गॉसिप, आपको बहुत ज्यादा उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा हॉस्पिटल सेटिंग्स में, ठीक है, आपको सबको बताना नहीं है वो सब बातें। तो उसमें देखिए क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट्स पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी पर्सनल जो भी हमारा पेशेंट है उसके जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। नॉट शेयरिंग और डाइवर्जिंग द प्रिविलेज्ड और इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी, यानी किसी भी थर्ड पार्टी को हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है, इस और मतलब उस पेशेंट की। Nurses are bound to protect the client's confidentiality by Nurses Practices Act, ठीक है, by ethical principle and standards or any institutional policies, ठीक है। देखिए हर एक इंस्टीट्यूशन की एक पॉलिसी होती है कि कोई सा भी अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास है इंक्लूडिंग द मेडिकल चार्ट, ठीक है, और इंक्लूडिंग द फाइल्स, ठीक है, वो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप वो इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते हो, नॉट इवन द पीपल हु आर विद द पेशेंट, जो पेशेंट के साथ वाले लोग हैं उनको भी आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर कौन सी चीजें हैं, वो सब चीजें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं। और अगर सपोज आपका जो आईपीआर है पेशेंट के साथ काफी अच्छा बन चुका है ना, और पेशेंट ने आपको कुछ बता दिया है बहुत ही पर्सनल सी इंफॉर्मेशन, तो उस वक्त भी आपको वो चीज काफी कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके और पेशेंट के बीच में ही होनी चाहिए।
तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये बता रहा है। ठीक है, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी था हमारा पहला प्रिंसिपल, जिसमें मैंने बताया कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, है ना, और नॉमी का मतलब होता है रूल। ठीक है, ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और नॉमी का मतलब होता है रूल। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि पेशेंट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ओनली फॉर पेशेंट। ठीक है, ओनली फॉर पेशेंट। ठीक है, ये ऐसा रूल है सिर्फ और सिर्फ जो पेशेंट के लिए काम कर रहा है ना। तो इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें ये बताया था कि जो भी हमारा पेशेंट है उसको राइट है कि वो किसी भी मेडिसिन को रिफ्यूज कर सके। ठीक है, ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो रिफ्यूज कर सकता है किसी भी मेडिकेशन को, किसी भी ट्रीटमेंट को, किसी भी सर्जरी को, या फिर किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन को। ठीक है, वो रिफ्यूज कर सकता है उसी वक्त, और आपको भी उससे झगड़ना नहीं है। ठीक है, जो भी उसका क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको उसको समझना है और आपको उसकी हेल्प करनी है, और उसके जो भी डिसीजन है उसको आपको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, जो भी उसकी चॉइसेस हैं उसको आपको रिस्पेक्ट देनी है। फिर सेकंड क्या है, सेकंड है बेनिफिशियंस। इसमें क्या होता है, हमें जो कुछ भी काम करना है वो पेशेंट के बेनिफिट को लेकर ही काम करना है, यानी ऐसा काम करना है जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल साबित हो, है ना। इसमें ये था। थर्ड क्या है, जस्टिस। यानी यानी अगर पेशेंट हमारे किसी भी जेंडर का आ रहा है, किसी भी सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस का आ रहा है, आपके अंदर राइट टू फेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, राइट टू फेयरनेस मतलब जो भी आप नर्सिंग केयर दे रहे हैं, जो भी आप मेडिकेशन दे रहे हैं, जो भी आप चीजें आप पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्या था, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही एक सेंसिटिव सी इंफॉर्मेशन है। उसके हेल्थ के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन पता है पर्सनल हेल्थ के बारे में, ठीक है, वो आपको अपने तक ही सीमित रखनी है। वो आपके और पेशेंट के बीच की ही बातें हैं, और आपको एंड दैट शुड नॉट बी अ टॉपिक फॉर गॉसिप, है ना। वो कोई गॉसिप का टॉपिक नहीं है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव सा पॉइंट है, क्योंकि वो किसी के हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए जी, अब हम पढ़ने वाले हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्सेज, है ना। जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारी कौन कौन सी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो देखो, सबसे पहली जो चीजें आती हैं वो ये चीज आती है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हैं, है ना। यानी आपके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा क्या राइट है, पेशेंट का क्या राइट है, और कभी अगर लीगल सिचुएशन आ भी जाती है हॉस्पिटल में, या फिर मेरे साथ, या फिर मेरे किसी भी साथी के साथ, ठीक है, तो मुझे उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या बता रहा है, प्रोटेक्ट द पेशेंट्स राइट। यानी जो भी हमें साइकेट्रिक पेशेंट मिला है, ठीक है, जो भी हमें पेशेंट मिला है, हमें उसके राइट्स, उसका जो भी अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। कौन कौन से अधिकार थे उसके, कौन कौन से अधिकार थे उसके, बताइए क्लास। राइट टू रिफ्यूज, राइट टू रिफ्यूज, है ना। क्या थे, राइट टू रिफ्यूज, और क्या था, और क्या था, राइट फॉर फेयरनेस, राइट फॉर फेयरनेस, है ना। ठीक है, तो जो भी हमारे पेशेंट के राइट्स हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे, ठीक है, हमें क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट। सेकंड क्या है, कीप्स द लीगल रिकॉर्ड सेफली। यानी जो भी हमारे पास लीगल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो हमें सेफली रखना है। उसका हमारे पास एक प्रॉपर ब्यौरा होना चाहिए कि हाँ ये पेशेंट इस टाइम पे आया था,
ठीक है, और ये इस टाइम पे गया है ना। लीगल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, अब आप पूछेंगे, देखिए लीगल रिकॉर्ड्स क्या होता है, जो भी हमारे पेशेंट के पास, जो भी पेशेंट के पास मेडिकेशन चार्ट है, ठीक है, मेडिकेशन चार्ट्स हैं, राइट, जो भी पेशेंट का फाइल है, ठीक है, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और जो भी हमारे पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन है कि पेशेंट कब आया कब गया, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, और उसके जो भी डायग्नोसिस हैं, ठीक है, वो सब क्या है, हमारे एक लीगल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो लीगल रिकॉर्ड्स हैं वो आपको सेफली रखने हैं, है ना, क्या करने हैं, सेफली रखने हैं, ताकि कभी भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आप फंस सकते हो, है ना, लॉज इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, आपको कोर्ट जाना पड़े, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो कोर्ट में, ठीक है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी क्या है, हमारी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारे पास साइकेट्री का पेशेंट आ रहा है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो भी उसका पास्ट रहा है ना, जिस भी वजह से उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, जो भी उसका इंफॉर्मेशन है आपको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, उसको रिवील नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, रिवील नहीं करना है, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, टेक इंफॉर्मेशन, टेक इन्फॉर्म सब्स्टिट्यूट कंसेंट फ्रॉम पेशेंट रिलेटिव्स और एनी फॉर एनी प्रोसीजर, यानी कोई सा भी अगर आप प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट के साथ, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ईसीटी, ठीक है, पेशेंट के साथ आप ईसीडी कर रहे हैं, लेकिन वो जो पेशेंट है वो क्या है, मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में आपको एक कंसेंट फॉर्म में साइन चाहिए होगा, ठीक है, कंसेंट फॉर्म में साइन चाहिए होगा, ठीक है, या फिर तो साइन वो आप पेशेंट के साथ वालों से लो, ठीक है, या फिर तो आप खुद पेशेंट से ले लो, ठीक है, अगर वो ठीक है तो, है ना। तो प्रॉपरली हम कोई सा भी प्रोसीजर कर रहे हैं हॉस्पिटल सेटिंग में या फिर किसी भी है ना, बेसिकली, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में ही होता है, तो अगर हम कोई सा भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली कंसेंट लेने की आवश्यकता है, बिना कंसेंट लिए आप कोई भी काम मत करिए, और जो कंसेंट होना चाहिए वो हमेशा रिटर्न होना चाहिए, मतलब लिखा होना चाहिए उसमें बकायदा, और प्रॉपरली पेशेंट का साइन होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके साथ वालों का साइन होना चाहिए, ठीक है, या फिर पेशेंट का साइन हो या फिर उसके साथ वालों का साइन हो, और उसमें लिखा रहे कि वो पेशेंट के क्या लगते हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको पेशेंट का कंसेंट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एंजाइटी, स्पैन ऑफ अटेंशन एंड लेवल ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड, ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग में आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि भाई उसकी जो एंजाइटी लेवल होगी वो 90% होगी, ठीक है, उसकी जो एंजाइटी लेवल होगी वो क्या होगी, 90% होगी, और उस 90% को हमें 100% नहीं करना है ना, हमें ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है कि उस जो हमारा पेशेंट है उसकी एंजाइटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, है ना। तो अगर हम कोई भी चीज पेशेंट को बता रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई भी चीज, तो उसके लेवल ऑफ एंजाइटी पर हम जाएं, ठीक है, कि उसका लेवल ऑफ एंजाइटी कैसा है, वो उस इंफॉर्मेशन से और ज्यादा बर्स्ट हो जाएगा या फिर उस इंफॉर्मेशन से और ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है, तो हमें पेशेंट को ऐसे एक्सप्लेन करना है। फिर क्या है, स्पैन ऑफ अटेंशन, यानी पेशेंट हमारी बातों पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम उसको कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उसका कोई ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ, है ना, तो हमें क्या करना है, स्पैन ऑफ अटेंशन का भी ध्यान रखना है, और हमें ये भी देखना है कि उस पेशेंट के पास डिसीजन लेने की एबिलिटी है कि नहीं है, डिसीजन एबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है ना, कि हम बोले जा रहे हैं
ठीक है, हम उसको इन्फॉर्मेशन दे ही, मतलब क्या कहते हैं, दे ही जा रहे हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, हमें पता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है ना। चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा एथिकल प्रिंसिपल के बारे में, है ना, एथिकल प्रिंसिपल के बारे में हमने देखा, और हमने देखा कि भाई एथिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स क्या होते हैं, ये आ, ये एथिक्स जो है वो हमें बताता है कि भाई कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये ज्यादातर जो होता है ओपिनियंस पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ओपिनियंस क्या होते हैं, लोगों के चेंज होते रहते हैं, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑटोनॉमी के बारे में, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था एथिक्स का। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी पेशेंट के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी मेडिकेशन को, ट्रीटमेंट को या सर्जरी को रिफ्यूज कर सकता है, और हमारा ये क्या कहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट की चॉइस को रिस्पेक्ट करें। ठीक है, उसको समझा दे, ठीक है कोई बात नहीं, बट फिर भी हमें उसको, उसकी जो भी चीजें हैं उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, सेकंड क्या है, बेनिफिशियंस। इसमें क्या होता है, हमें जो भी काम करना है वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए ही काम करना है ना। जो भी हम हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हैं, जो भी हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो हम पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ही करें। ठीक है, उससे पेशेंट का हार्म ना हो। थर्ड क्या है, जस्टिस, यानी आप न्याय करें अस्पताल में जाकर, है ना, किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस या फिर रिलीजियस स्टेटस के बेसिस में आप उसको जज ना करें और आप उसका ट्रीटमेंट ना करें। ठीक है, सबको आपको इक्वल ट्रीटमेंट ही करना है। फिर क्या है, फोर्थ, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या है, जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी तक नहीं जानी चाहिए, है ना, वो आपके और पेशेंट के बीच की ही बात है, या फिर आपके और डॉक्टर के बीच की ही बात है, आप तीनों के बीच की बात है, और आपको बहुत ही जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज। उसमें हमने पहले देखा कि प्रोटेक्ट द पेशेंट्स राइट, जो भी हमारा पेशेंट है उसके जो भी राइट्स हैं हमें उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। सेकंड क्या था, कीप द लीगल रिकॉर्ड सेफली, जो भी हमारे पास लीगल रिकॉर्ड्स हैं उसको हमें सेफली रखना है। नेक्स्ट क्या था, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, यानी जो भी हमारे पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उसको हमें क्या रखना है, रिवील नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेक इन्फॉर्म्ड सब्सटीट्यूट कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट रिलेटिव्स फॉर एनी प्रोसीजर, यानी कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट के साथ तो हमें क्या करना है, कंसेंट लेना है। ठीक है, उनका कंसेंट लेना है, यानी उनकी अनुमति लेनी है। ठीक है, ठीक है, उनकी अनुमति लेनी है कि क्या हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, आर यू ओके विद इट, और अगर आपको रिटर्न में कंसेंट मिल रहा है, ठीक है, तभी आप किसी भी प्रोसीजर को कीजिए। नेक्स्ट क्या था, एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एंजाइटी, स्पैन ऑफ अटेंशन एंड लेवल ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड, यानी पेशेंट की एंजाइटी लेवल को देखते हुए, ठीक है, और उसके स्पैन ऑफ अटेंशन को देखते हुए, और वो डिसाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उस चीज को भी, ठीक है, देखते हुए आपको क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है अबाउट द प्रोसीजर और अबाउट एनी थिंग। ठीक है, चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बिल रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेंट ऑन। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर का जो एक्ट है हमारा, ठीक है, जो कि 2017 को हुआ था पारित। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस से कब निकला वो, ठीक है, एक्ट, यानी कब वो एक्ट पास हुआ, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अप्रैल 7 2017, अप्रैल 15 2017, जुलाई 7 2017 एंड जुलाई 15 2017। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है अप्रैल 7। और आप सब जानते हैं कि अप्रैल 7 को और क्या होता है ना, अप्रैल 7 को क्या होता है,
ये सब जानते हैं, है ना, राइट। चलिए, अप्रैल 7 को होता है हेल्थ डे, राइट, याद ना हो तो मैंने बता दिया। सेकेंड क्या है, द इंडियन लुनेसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर, कौन से एक्ट में जो हमारा इंडियन लुनेसी एक्ट था वो पास हुआ था, ठीक है, पारित हुआ था, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने देखा था क्या था, ये 1912 में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है द इंडियन मेंटल एक्ट वॉज पास इन द ईयर, इंडियन मेंटल एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, ठीक है। तो इसका भी आंसर कल की क्लास में है, वो है 1987 में, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास काफी ज्यादा अच्छी लगी हो और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो और काफी ज्यादा आप इस क्लास से नॉलेज लेके जा रहे होंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल विद द न्यू टॉपिक एंड विद द न्यू इंफॉर्मेशन।